हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका केमकोर्स के इस यूट्यूब चैनल में। और आज हमारा होने वाला है केमिकल इक्विलिब्रियम का लेक्चर नंबर सेकंड। लेक्चर नंबर फर्स्ट में हम बात कर चुके हैं केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, केमिकल इक्विलिब्रियम के जनरल इंट्रोडक्शन पर बात कर चुके हैं और हम पढ़ चुके हैं कि लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है। और इस लॉ ऑफ मास एक्शन से हमने एक एक्सप्रेशन डिराइव किया जो कि हमें ये बताता है कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, जो कि किस तरह की केमिकल रिएक्शन है, रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन है, और वो रिएक्शंस इक्विलिब्रियम की स्टेट में है, तो उस केमिकल रिएक्शंस का रेट निकालने के लिए जो एक्सप्रेशन हम लिखते हैं वो एक्सप्रेशन किस तरह से लिखते हैं, इतनी बातें हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं। और हम लास्ट लेक्चर में एक एक्सप्रेशन भी डिराइव कर चुके हैं या हम एक एक्सप्रेशन लिख चुके हैं जो कि हमारा होता है रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए। तो हम वही रिवर्सिबल रिएक्शन का एग्जांपल लेके यहाँ पे चलते हैं और किस तरह से हमने वो एक्सप्रेशन लिखे थे या किस तरह से हमने रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस को एक्सप्रेस किया था उसकी बात कर लेते हैं। फिर हम यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे आज के इस वीडियो लेक्चर से कि ये जो रेट ऑफ एक्सप्रेशन हमने लिखा है केमिकल रिएक्शंस की रेट निकालने के लिए, उसमें जो हम रेट कांस्टेंट होता है या हमारी रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है तो हम उस रेट कांस्टेंट को यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं। तो वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, तो पहले हम वो रिएक्शन लिख लेते हैं कि वो रिएक्शन हमने किस तरह से लिखी थी, जो कि हमने लॉ ऑफ मास एक्शन में लिखी थी और उससे हमने एक्सप्रेशन डिराइव किया था। तो हमारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल से रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के N1 मोल हमारे ए रिएक्टेंट के हैं प्लस N2 मोल हमारे रिएक्टेंट बी के हैं, और इन रिएक्टेंट से रिवर्सिबल रिएक्शन हो रही है और जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है M1 मोल सी के प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, M1 मोल सी फॉर्म हो रहा है और M2 मोल D फॉर्म हो रहा है। और ये जो रिएक्शन है किस कंडीशन में है, ये रिवर्सिबल की कंडीशन में है और ये एक टाइम के बाद इक्विलिब्रियम में आ जाएगी या ये कंडीशन हमारी इक्विलिब्रियम में ये रिएक्शन आ चुकी है। तो इस रिएक्शंस के लिए जो हमने रेट एक्सप्रेशन लिखा था या इस रिएक्शंस के लिए हमने जो रेट लिखा था, तो हमने रेट लिखी थी जो फॉरवर्ड डायरेक्शंस के लिए जो रेट रहेगी वो क्या हो जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शंस के लिए जो रेट हो जाएगी हमारी RF मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी रिएक्टेंट ए, या हम एक्टिव मास ए लिख देंगे यहाँ पे, एक्टिव मास ए रिएक्टेंट ए का कंसंट्रेशन या एक्टिव मास ऑफ ए की पावर में क्या आ जाएगा, जो उसके मोल दिए गए हैं N1 मोल इनटू एक्टिव मास ऑफ बी की पावर N2। ये रेट हो जाएगी हमारी रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन। इसी तरह से हम लिख सकते हैं रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन RB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा एक्टिव मास ऑफ C की पावर M1 इंटू एक्टिव मास ऑफ D की पावर M2। इस तरह से हमने एक्सप्रेशन दिए थे या हम इस तरह से हमने एक्सप्रेशन लिखे थे। और ये एक्सप्रेशन हमने किसकी मदद से लिखे थे, ये एक्सप्रेशन हमें लॉ ऑफ मास एक्शन की मदद से लिखे थे। अब ये जो एक्सप्रेशन लिखे हैं, इन एक्सप्रेशन में आप देख रहे होंगे कि ये जो डायरेक्टली ये प्रोपोर्शनल का जो साइन है, जब ये प्रोपोर्शनल का साइन हम हटाते हैं तो यहाँ पे हम कांस्टेंट लिखते हैं। तो ये प्रोपोर्शनल का हम जब साइन हटाएंगे तो यहाँ पे हम कांस्टेंट लिखेंगे RF इज इक्वल्स टू, और हम जब ये प्रोपोर्शनली का साइन हटाएंगे तो यहाँ पे हम कांस्टेंट लिखेंगे KF। K स्टैंड फॉर एक कांस्टेंट होता है और F मतलब कि हमारा मतलब होता है कि फॉरवर्ड डायरेक्शंस के लिए हम ये कांस्टेंट लिख रहे हैं। उसके बाद में हमारा आ जाएगा एक्टिव मास A की पावर N1 इंटू एक्टिव मास ऑफ B की पावर N2। इसी तरह हम बैकवर्ड डायरेक्शन की रिएक्शंस के लिए भी लिखेंगे RB इज इक्वल्स टू KB। कांस्टेंट B का मतलब होता है कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शंस की रेट के लिए, ठीक है। एक्टिव मास ऑफ C की पावर M1 इंटू एक्टिव मास ऑफ D की पावर M2। अब आप देखेंगे कि ये जो रिएक्शन है ये रिएक्शंस किस कंडीशन में है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है। और हमें पता है कि जब भी कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम की कंडीशन में रहती है तो उस रिएक्शंस की जो फॉरवर्ड डायरेक्शंस की रेट होती है और बैकवर्ड डायरेक्शंस की रेट होती है वो सेम हो जाती है। क्योंकि इक्विलिब्रियम की यही कंडीशन तो होती है। इक्विलिब्रियम की मेन कंडीशन क्या होती है या इक्विलिब्रियम की मेन शर्त क्या होती है कि किसी भी केमिकल रिएक्शंस की अगर रेट फॉरवर्ड डायरेक्शंस की रेट और बैकवर्ड डायरेक्शंस की रेट सेम हो जाती है तो वो हम बोल सकते हैं कि वो रिएक्शन इक्विलिब्रियम की कंडीशन में आ गई। तो देखिए आप यहाँ पर कि इक्विलिब्रियम की जो कंडीशन रहेगी उसमें लिख दीजिए यहाँ पे एट इक्विलिब्रियम की कंडीशन में क्या रहेगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन
रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड डायरेक्शन की रेट और बैकवर्ड डायरेक्शन की रेट समान हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन की रेट क्या होती है हमारी यहाँ पर, के एफ इज इक्वल के एफ इंटू एक्टिव मास ऑफ ए की पावर n1 इंटू एक्टिव मास ऑफ बी की पावर n2 इज इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन हमारी क्या है यहाँ पर, के बी इंटू एक्टिव मास ऑफ सी की पावर m1 इंटू एक्टिव मास ऑफ डी की पावर m2। ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए, ये दोनों एक दूसरे के सेम हो गए या बराबर हो गए। ठीक है, अब इसे हम आगे और सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये जो KB है ये KF के अपॉन में आएगा और ये जो पूरा टर्म है ये इसके अपॉन में आ जाएगा। तो हमारी जो आगे की रिएक्शन रहेगी वो, या आगे की इक्वेशन जो रहेगी वो कुछ इस तरह से आपको नजर आएगी, KF अपॉन KB यानी कि कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन अपॉन कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक्टिव मास ऑफ C की पावर m1 इंटू एक्टिव मास ऑफ D की पावर m2, और इसके अपॉन में क्या आ जाएगा, एक्टिव मास ऑफ A की पावर n1 इंटू एक्टिव मास ऑफ B की पावर n2 हो जाएगा। अब आप देखें यहाँ पर, तो ये जो KF अपॉन KB लिखा हुआ है ये दोनों कांस्टेंट है, KF भी कांस्टेंट है और KB भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन अपॉन कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए। तो जब भी किसी कांस्टेंट का या जब भी किसी दो कांस्टेंट का जो रेशियो होता है वो हमेशा एक कांस्टेंट ही रहेगा, और इसको हम लिख देंगे KF अपॉन KB को हम लिख देते हैं यहाँ पर KC लिख देते हैं, KF अपॉन KB को हम क्या लिख देते हैं, KC लिख देते हैं। तो हमारा जो फॉर्मूला या जो हमारी जो इक्वेशन रहेगी वो कुछ इस तरह से हो जाएगी, KC इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ C की पावर m1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ D की पावर m2 अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर n1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर n2। और ये जो KC होता है जो कि क्या है हमारा, कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन और कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन का रेशियो, यही होता है हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यही होता है हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यही होता है KC हमारा क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है किसी भी रिएक्शंस के लिए जो कि किस तरह की रिएक्शन है, जो कि रिवर्सिबल रिएक्शन है और वो रिएक्शन इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है। तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में जो हमारा रेट कांस्टेंट रहेगा KC, उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो उसका फॉर्मूला होता है KC इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ C की पावर m1 कंसंट्रेशन ऑफ D की पावर m2 अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर n1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर n2। ये तो हो गया, हमने ये जो लिखा है ये हमारी जो इक्वेशन हो रही है ये इक्वेशन सॉलिड या लिक्विड स्टेट में हो रही है। लेकिन अगर यही रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स और यही प्रोडक्ट मॉलिक्यूल जो फॉर्म हुए हैं अगर ये गैसियस स्टेट में होते, यानी कि ये जो पूरी रिएक्शन हो रही है ये किसी एक क्लोज वेसल्स में होती, तो उस कंडीशंस में जो ये हमने यहाँ पर एक्सप्रेशन लिखा है और ये जो एक्सप्रेशंस में हमने जो ये कंसंट्रेशन टर्म लिखा है या जो ये एक्टिव मास, ये क्या है हमारा एक्टिव मास को जो हमने एक्सप्रेस किया है यहाँ पर, ये हमने यहाँ पर कंसंट्रेशन के टर्म में किया है। लेकिन अगर यही इक्वेशन हमारी प्रेशर के टर्म में होती या यही हमारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल और प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स प्रेशर गैसियस स्टेट में होते तब हम उसे किस तरह से एक्सप्रेस करते वो देखिए। अगर ये गैसियस स्टेट में होते तो हम यहाँ पर ये जो कंसंट्रेशन टर्म लिख रहे हैं इसकी जगह पे हम इन गैसियस मॉलिक्यूल्स या गैसियस रिएक्टेंट को हम पार्शियल प्रेशर में एक्सप्रेस करते। किस में एक्सप्रेस करते हैं हम इन्हें, पार्शियल प्रेशर में एक्सप्रेस करते। और पार्शियल प्रेशर जो P होता है
पार्शियल प्रेशर जो P होता है वो उन गैस के मॉलिक्यूल, जो भी गैस के मॉलिक्यूल्स है गैसियस स्टेट में जो रिएक्शन हो रही है, उन गैस के मॉलिक्यूल्स के कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पार्शियल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके रहेगा? कंसंट्रेशन ऑफ गैस के। तो हम यहाँ पर ये जो कंसंट्रेशन टर्म हमने लिखा है, इस कंसंट्रेशन टर्म को हम पार्शियल प्रेशर P से रिप्लेस कर देते हैं इन केस ऑफ गैसियस स्टेट। तो देखिए हम जब इन्हें रिप्लेस करेंगे तो वो कुछ इस तरह से रिप्लेस करेंगे या कुछ इस तरह से हम पार्शियल प्रेशर के टर्म में उन्हें लिखेंगे। जब हम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए को लिख रहे थे, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए को लिख रहे थे हम, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए को कुछ इस तरह से एक्सप्रेस कर रहे थे, या एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट ए को कुछ इस तरह से एक्सप्रेस कर रहे थे। अब अगर हम यही रिएक्टेंट ए अगर गैसियस स्टेट में होता तो उसे हम पार्शियल प्रेशर में किस तरह से एक्सप्रेस करते, उसे हम सीधा सा लिख देते पीए, सीधे से लिख देते पीए। पीए का मतलब क्या होता है? पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। इसी तरह हम कंसंट्रेशन ऑफ बी को किस तरह से लिखते? कंसंट्रेशन ऑफ बी को हम लिखते पीबी, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। कंसंट्रेशन सी को किस तरह से लिखते? पार्शियल प्रेशर ऑफ सी। कंसंट्रेशन ऑफ डी या एक्टिव मास ऑफ डी को हम किस तरह से लिखते? पी डी लिखते। तो अब हम ये सारी जो वैल्यू है, ये वैल्यू हम इसमें पुट करते हैं, यहाँ पर पुट करते हैं। और एक चीज़ और जो ध्यान में रखनी है यहाँ पर आपको, कि अब हम जो ये केसी लिख रहे थे, जो केसी लिख रहे थे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी जो लिख रहे थे, किस कंडीशन में लिख रहे थे? कंसंट्रेशन के लिए लिख रहे थे। तो अब हम जो पार्शियल प्रेशर के लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे उसे हम केसी न लिखते हुए, उसे हम केसी न लिखते हुए केपी लिखेंगे। केपी मतलब स्टैंड करता है कांस्टेंट ऑफ पार्शियल प्रेशर, या पार्शियल प्रेशर्स के टर्म में लिखी गई है वो इक्वेशन, या जो रिएक्शन हो रही है वो पार्शियल प्रेशर्स के टर्म में लिखी गई है। तो अब हम केसी की जगह केपी लिखेंगे। तो ये सारे जो टर्म्स है इन्हें हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं या इस फॉर्मूले में पुट करते हैं। देखिए मैं यहाँ से रफ कर रहा हूँ, यहाँ पे हम इसे लिखते हैं कुछ। तो देखिए हम इस फॉर्मूले को पहले यहाँ पे लिख लेते हैं। तो Kc इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा? Kc इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा कंसंट्रेशन ऑफ C की पावर m1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ D की पावर m2 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर n1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ D की पावर n2। ये तो हमारा Kc के टर्म में हो गया, या Kc के फॉर्म में हो गया। अब इसे हम Kp के फॉर्म में लिखते हैं। Kp के फॉर्म में हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? Kp इज इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पर Pc की पावर क्या हो जाएगी? m1 इंटू Pd की पावर क्या हो जाएगी? m2 अपॉन Pa की पावर हो जाएगी n1 इंटू Pb की पावर क्या हो जाएगी? n2। तो ये जो एक्सप्रेशन होगा हमारा, ये एक्सप्रेशन हमारा कब होगा? जब हमारी रिएक्शन गैसियस स्टेट में हो रही है, या हमारे जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स है वो गैसियस स्टेट में है। और गैसियस स्टेट में जब भी रहेंगे तो हम उन्हें कंसंट्रेशन के फॉर्म में न लिखते हुए उन्हें हम पार्शियल प्रेशर के फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशंस के। ठीक है, तो ये हो गया Kp और Kc। Kc क्या है यहाँ पर? Kc है यहाँ पर कि जब आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स या प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स किस फॉर्म में हो, लिक्विड स्टेट या सॉलिड स्टेट में हो, तब हम उन्हें कंसंट्रेशन टर्म में लिखेंगे, और जब गैसियस स्टेट में रहेंगे तब उन्हें हम पार्शियल प्रेशर के टर्म में लिखेंगे। अब बात आती है कि ये जो दो तरह के रेट कांस्टेंट हमें मिले हैं इक्विलिब्रियम की स्टेट के लिए किसी भी रिएक्शंस की, जो कि हमारा Kc और Kp होता है, इन दोनों में क्या रिलेशन होता है? Kp और Kc एक दूसरे के साथ में कैसे रिलेट करते हैं उनकी हम बात करते हैं। तो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कि Kp और Kc में क्या रिलेशन होता है। पहले इसे हम रफ कर लेते हैं, फिर हम समझते हैं कि Kp और Kc में क्या रिलेशन होता है। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, रिलेशंस बिटवीन Kp एंड Kc। अब ये जो Kp और Kc है, तो जो Kc होता है वो क्या है? कंसंट्रेशन टर्म है, और जो Kp होता है उसमें हम लिखते हैं प्रेशर टर्म। तो अगर आप सोचें कि ऐसी कोई सी इक्वेशन या ऐसा कौन सा फॉर्मूला होता है जो कि प्रेशर टर्म और कंसंट्रेशन टर्म में रिलेशन बताता है, क्या हमारे पास में ऐसा कोई इक्वेशन या ऐसा कोई फॉर्मूला है? तो जी बिल्कुल है, ऐसी इक्वेशन है हमारे पास में, और उस इक्वेशन का नाम है आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन,
आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है? आइडियल गैस इक्वेशन तो सभी ने पढ़ी होगी, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी होती है। और ये जो पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी होती है आइडियल गैस इक्वेशन, इसी की मदद से या इसी के द्वारा हम देखेंगे कि केपी और केसी में क्या रिलेशन होता है। तो जब हम आइडियल गैस इक्वेशन को थोड़ा और आगे सोल्व करते हैं तो देखिए यहाँ से ये जो v है ये v अपॉन में आ जाएगा n के, तो p इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा n अपॉन v आर टी। n अपॉन v क्या होता है? n क्या है? pv इज इक्वल्स टू nRT में n होता है मोल्स और v होता है वॉल्यूम। और हमें पता है कि मोल्स अपॉन वॉल्यूम क्या होता है? मोल्स अपॉन वॉल्यूम, मोल्स अपॉन वॉल्यूम किसका फॉर्मूला होता है? मोल्स अपॉन वॉल्यूम होता है कंसंट्रेशन का फॉर्मूला होता है ना, मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो हम यहाँ पर n अपॉन v को क्या लिख देंगे? कंसंट्रेशन c लिख देंगे। तो p इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा? CRT हो जाएगा। P इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? CRT हो जाएगा। अब आप देखिए P क्या है? P है प्रेशर टर्म, C क्या है? कंसंट्रेशन टर्म। और हमें प्रेशर टर्म और कंसंट्रेशन टर्म में तो ही रिलेशन चाहिए था, ठीक है। तो ये जो P इज इक्वल्स टू CRT होता है, P इज इक्वल्स टू CRT, इसे हम कंपेयर करते हैं इसके साथ में। तो देखिए PA इज इक्वल्स टू PA क्या है? हमारा प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट A या पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट A का प्रेशर। तो PA को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, देखिए आप, कंसंट्रेशन ऑफ A, कंसंट्रेशन ऑफ A, C क्या है यहाँ पे? कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू RT लिख सकते हैं, इसे बिल्कुल लिख सकते हैं। PA को हम A कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू RT लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसी तरह हम PB को क्या इस तरह से लिख सकते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ BRT, बिल्कुल लिख सकते हैं। PC को हम क्या लिख सकते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ C इंटू RT। और PD को हम क्या लिख सकते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ D इंटू RT। ये आपको समझ में आया ना कि कहाँ से लिखा है? ये हमने लिखा है P इज इक्वल्स टू CRT से, क्योंकि P क्या है? प्रेशर, C क्या है? कंसंट्रेशन, और RT दोनों कांस्टेंट है, एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है। और T जो टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पर ये रिएक्शन हो रही है वो टेम्परेचर, और टेम्परेचर हमने अभी कांस्टेंट रखा हुआ है क्योंकि हमारी कंडीशन क्या है? इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है। और PA क्या हो गया? पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट A, PB क्या हो गया? पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट B, PC क्या हो गया? पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट C, और PD क्या हो गया? पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट D। और प्रोडक्ट A का कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट B का कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट C का, प्रोडक्ट D का, और RT सेम। अब देखिए ये जो PA PB PC की वैल्यू है, इन वैल्यू को हम पुट करते हैं यहाँ पर, किस में पुट करते हैं हम? KP वाली इक्वेशन में। तो हमारी जो रिएक्शन रहेगी या इक्वेशन रहेगी वो किस तरह से होने वाली है? देखिए आप, KP इज इक्वल्स टू PC की जगह हम लिख देंगे यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ C, और पावर में क्या है? M1, तो M1 पावर कर देंगे, और RT की पावर क्या हो जाएगी? M1 इंटू क्या है? PD को हम क्या लिख सकते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ D की पावर M2 एंड RT की पावर M2। अपॉन में क्या हो जाएगा? अपॉन में देखिए क्या है? PA की जगह हम क्या लिख सकते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर N1 इंटू RT की पावर N1। और इसके बाद में PB की जगह हम क्या लिख सकते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर N1 इंटू RT की पावर N2, ठीक है। ये आपको समझ में आया? ये सारी वैल्यू हमने कुछ नहीं किया, ये जो सारे टर्म्स है इन वैल्यू को हमने पुट किया है इस वाली इक्वेशन में, KP वाली इक्वेशन में। चलिए इसके बाद में ये जो RT जो टर्म है इन्हें हम कॉमन ले लेते हैं या एक्साइड कर लेते हैं एक। तो देखिए किस तरह से हो जाएगी इक्वेशन? KP इज इक्वल्स टू हो जाएगा C की पावर M1 इंटू D की पावर M2 इंटू RT की पावर, अच्छा RT यहाँ पे कॉमन है तो हम इसे कुछ इस तरह से लिख सकते हैं M1 प्लस M2, RT की पावर M1 प्लस M2 अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर N1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर N2 इंटू RT की पावर क्या हो जाएगी? N1 प्लस N2। अब आप देखें तो ये जो टर्म होता है, इतना जो टर्म है, ये क्या ये आपको Kc के इक्वल नहीं दिख रहा? Kc के इक्वल नहीं दिख रहा? कंसंट्रेशन ऑफ C की पावर M1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ D की पावर M2 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर N1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर
N2। देखिए तो इसकी जगह हम पूरे की जगह इस पूरे टर्म की जगह क्या लिख देंगे, Kc से रिप्लेस कर देंगे। तो देखिए हमारी इक्वेशन कुछ इस तरह से हो जाएगी, Kp इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Kp इज इक्वल टू हो जाएगा Kc इंटू RT अपॉन RT है तो RT को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, RT की पावर M1 प्लस M2 माइनस N1 प्लस N2, इस तरह से इसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसके बाद में अगर आप देखें तो ये जो RT की पावर M1 प्लस M2 माइनस N1 प्लस N2 है। अच्छा, M1 प्लस N2 और N1 प्लस N2 क्या है, ये दोनों हैं मोल्स के टर्म है ये। तो ये होते हैं हमारे मोल्स ऑफ प्रोडक्ट और N1 प्लस N2 क्या है, हमारे मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। अब मोल्स ऑफ रिएक्टेंट और मोल्स ऑफ प्रोडक्ट जो ये है हमारे, ये होता है, इसे हम लिख सकते हैं डेल N, यानी कि चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, इसे हम लिख सकते हैं M1 प्लस M2 माइनस N1 प्लस N2। ये जो RT की पावर थी इसे हम क्या लिख देंगे, डेल N लिख देंगे। डेल N का मतलब क्या होता है, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स। तो हमारी जो इक्वेशन रहेगी वो कुछ इस तरह से हो जाएगी, Kp इज इक्वल टू हो जाएगा Kc RT की पावर डेल N, RT की पावर डेल N। अब ये जो चेंज ऑफ नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं या जो डिफरेंस ऑफ नंबर ऑफ मोल्स जो आया है, अगर हम देखें कि प्रोडक्ट के जो मोल्स हैं जो M1 प्लस M1 प्लस M2 है, अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा रही, M1 प्लस M2 की जो वैल्यू ज़्यादा रही, तो उस कंडीशन में Kp Kc में से कौन बड़ा रहेगा कौन छोटा रहेगा, उनकी हम बात करते हैं। तो देखिए अगर M1 प्लस M2 बड़ा रहा N1 प्लस N2 से, तो जो डेल N की वैल्यू आएगी, डेल N की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। कब, किस कंडीशन में, जब M1 प्लस M2 बड़ा रहा तब। तो उस कंडीशन में आप देखिए जब डेल N की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, डेल N की वैल्यू जब पॉजिटिव आएगी तो RT की जो पूरी वैल्यू रहेगी वो पॉजिटिव रहेगी। और उस कंडीशन में उस कंडीशन में क्या रहेगा, उस कंडीशन में रहेगा जो Kp रहेगा वो बड़ा रहेगा Kc से। किस कंडीशन में, जब डेल N की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी तब। अगर मान लो डेल N की वैल्यू क्या रही, डेल N की वैल्यू नेगेटिव रही, डेल N की वैल्यू नेगेटिव कब रहेगी, जब N1 प्लस N2 की वैल्यू बड़ी रही तब। उस कंडीशन में जो Kp रहेगा वो छोटा रहेगा Kc से। जब नेगेटिव रहेगी तब Kp छोटा रहेगा Kc से। और अगर दोनों की वैल्यू सेम रही, M1 प्लस N2 और N2 प्लस N1 की वैल्यू अगर सेम रही, उस कंडीशन में जो डेल N रहेगा, डेल N क्या हो जाएगा, अगर दोनों की वैल्यू सेम हो गई तो जीरो हो जाएगा। और जीरो की जब कंडीशन आ जाएगी तो ये जो पूरी वैल्यू रहेगी RT की पावर डेल N, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1। और उस कंडीशन में हो जाएगा Kp इज इक्वल टू Kc हो जाएगा। तो यहाँ से आपको समझ में आया होगा कि कब Kp बड़ा रहेगा, कब Kc बड़ा रहेगा और कब दोनों इक्वल रहेंगे। तो वो डिपेंड करता है कि चेंज ऑफ नंबर ऑफ मोल्स कौन से ज़्यादा रहे कौन से कम रहे, वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ मोल्स के चेंज के ऊपर। तो ये था हमारा Kp और Kc में रिलेशन। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने समझा कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, उसके बाद में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम जो रिएक्शन स्टेट है या जो रिएक्शंस के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होते हैं उनकी डिफरेंट स्टेट के लिए किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं, और ये जो Kp और Kc होता है इनमें क्या रिलेशन होता है। तो अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो, अगर इस वीडियो लेक्चर में आपको ये जो पढ़ाया है, हमने जो पढ़ा है आज, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और Kp और Kc में रिलेशन, अगर ये समझ में आया हो तो इस वीडियो लेक्चर को आप अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।